अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स बाय अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम एफएससी पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 4 का ये सेकंड लेक्चर है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हमने वर्क डन देखा था कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन को हम रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। वर्क डन हमारे पास प्रोडक्ट था दो चीज़ों का। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। यहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का हमने मैग्नीट्यूड लिया था, और एफ कॉस थीटा हमारे पास वो कंपोनेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हमने इसे लिखा था W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। लेकिन वहाँ पे जो ये फोर्स थी ये हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स थी, और हमने कहा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो हम इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टास्क है कि हमारे पास फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स में हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट कौन सी होती है और वेरिएबल कौन सी होती है। तो गाइस, कांस्टेंट फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स है जो चेंज ना हो रही हो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हमारे पास फोर्स की ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। लेकिन इसके बरक्स वेरिएबल फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स है जिसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है हमारे पास या डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स डेली लाइफ में मोस्टली फोर्सेज वेरिएबल होती हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कौन सी है, ये वेरिएबल फोर्स है। कैसी वेरिएबल फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M हमारे पास कोई से दो मैसेज हैं, और R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, या ये आप किसे कह लें हाइट है। तो हमारे पास फोर्स का इनवर्स रिलेशन बन रहा है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ आर के साथ। आर हमारे पास डिस्टेंस है। तो गर्ल्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स हमारे पास वेरी कर रही है, फोर्स हमारे पास चेंज हो गया। जैसे जैसे आपके पास आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम रॉकेट की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ जाता है, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। हाइट हमारे पास इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है तो फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फोर्स की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास सुप्रीम कांस्टेंट, मैं सुप्रीम सिस्टम आप पढ़ के आए हैं 9th-10th में, तो आपके पास फार्मूला था F इज इक्वल टू के एक्स। के हमारे पास सुप्रीम कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, और एफ हमारे पास फोर्स है। तो यहाँ से गर्ल्स गाइस हम देख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, फोर्स भी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स भी हमारे पास कौन सी फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो अगर हमारे पास इस तरह की फोर्सेज हैं जो कि वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, या उनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है या उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो उनके लिए वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज का हमारा यही टास्क है। तो गर्ल्स हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैस M है, वो मूव कर रहा है XY प्लेन में, और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है D। तो ये मैं बना रही हूँ आपके पास पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है किसी भी बॉडी ने जिसका मैस M है। अब हमने देखना है कि इस केस में जो हमारे पास फोर्स है वो कौन सी है, वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन, लेकिन हमें वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो इसका मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। कितना छोटा इंटरवल, इतना छोटा इंटरवल हमने लेना है कि जिस इंटरवल के लिए फोर्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेते हैं। असल में ये इंटरवल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आए इसलिए इंटरवल्स को हम यहाँ पे बड़ा बनाते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इंटरवल्स हैं। फर्स्ट इंटरवल को हम कह देते हैं डेल्टा D1, सेकंड को नाम दे देते हैं डेल्टा D2। इसी तरह सो ऑन करते करते जो लास्ट इंटरवल है इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा DN। कितने भी इंटरवल्स हो सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो हम जनरल बात कर देते हैं कि हमारे पास N इंटरवल्स हैं। अब हमने कहना है कि जो फर्स्ट इंटरवल के लिए मेरे पास फोर्स है उसको हम नाम दे देते हैं F1 का। वो कोई भी फोर्स हो सकती है F1, और ये जो एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको हम θ1 का नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी हम वेक्टर का साइन लगा देंगे। अब ये जो फोर्स F1 है इस इंटरवल के लिए ये फोर्स मेरे पास कांस्टेंट है, और ये जो एंगल बना रही है ये θ1 है। जो डेल्टा D2 इंटरवल के लिए मेरे पास फोर्स है उसको हम नाम दे देते हैं F2 का,
और ये फोर्स मेरे पास F2 जो डेल्टा D2 इंटरवल मैंने बनाया है, इस पूरे इंटरवल में ये फोर्स कौन सी है मेरे पास, कांस्टेंट है। इसी तरह थर्ड इंटरवल के लिए F3 फोर्स, सो ऑन। nth इंटरवल के लिए जो हम फोर्स लेंगे उसको हमने नाम दे दिया Fn का। ये मेरे पास वो फोर्स है जो डेल्टा Dn इंटरवल के अंदर कांस्टेंट लग रही है। अब मेरे पास n इंटरवल्स आ गए हैं और हर इंटरवल को मैंने कहा है कि एक इंटरवल के लिए फोर्स कांस्टेंट है, इस इंटरवल के लिए ये वाली फोर्स कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जब फोर्स हो तब हमारे लिए वर्क कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उसका फार्मूला आता है W = FD cos ऑफ थीटा। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करके इन सब इंटरवल्स के लिए अलग-अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इंटरवल के लिए। फर्स्ट इंटरवल के लिए जो वर्क है उसको हम नाम दे देते हैं W1 का। तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है, इसको हम कह देते हैं W1। फोर्स कितनी है हमारे पास, F1। फर्स्ट इंटरवल में हमने क्या नाम दिया उसको, डिस्प्लेसमेंट को, डेल्टा D1, और एंगल कितना है मेरे पास, θ1। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos θ1। इसी तरह हम सेकंड इंटरवल की अगर बात करें तो सेकंड इंटरवल में हम क्या करेंगे, W2 लिखेंगे और फोर्स हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, F2, और इंटरवल को हमने क्या नाम दिया है, डेल्टा D2, और एंगल मेरे पास कौन सा है, θ2। तो सेकंड इंटरवल के लिए मेरे पास वर्क आ जाएगा W2 = F2 डेल्टा D2 cos θ2। सो ऑन गाइस, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। और जो मेरे पास nth इंटरवल के लिए वर्क है उसको हम Wn से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Wn किसके इक्वल होगा, Fn डेल्टा Dn cos θn। तो ये हमने सब इंटरवल्स के लिए अलग-अलग क्या कर लिया, वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पूरे पाथ के लिए वर्क कैलकुलेट करना है। तो हम इन सब वर्क्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल वर्क = W1 + W2 + W3 सो ऑन Wn। तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल वर्क की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो मेरे पास टोटल वर्क जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पूरे पाथ के लिए, तो टोटल वर्क W दैट इज इक्वल टू W1 + W2 + W3 + सो ऑन Wn। हम ये अलग-अलग वर्क कैलकुलेट कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो आपके पास आ जाएगा गर्ल्स F1 डेल्टा D1 cos θ1 + F2 डेल्टा D2 cos θ2 + सो ऑन। nth की वैल्यू पुट करते हैं Fn डेल्टा Dn cos θn। ओके, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। इससे पहले गाइस हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कुछ टर्म्स जो सी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो रही हो, तो इनको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जनरल टर्म लिखते हैं I, और उसके साथ हम क्या लगा देते होते हैं, समीशन। समीशन का मतलब होता है कि इन सब टर्म्स का हम सम कर रहे हैं। बार बार हम ये पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, हम फिर लिखते हैं एक जनरल टर्म। कोई भी हम इंटरवल, जैसे इसको मैं लेट्स सपोज नाम दे देती हूँ, ये आपके पास Fi फोर्स लग रही है और ये जो इंटरवल है ये डेल्टा D I है। तो इसके लिए ये जो एंगल है ये θi है। तो हम जब जनरल लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Fi डेल्टा DI cos θi। और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, I मेरे पास है 1 से लेके n तक। तो I = 1 to n। ये हमने क्या कर लिया, वर्क कैलकुलेट कर लिया। गर्ल्स, ये जो सम है, ये जो समीशन लगाया, इसका मतलब होता है कि सम। इसको हम पहले I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos θ1। फिर इसका मतलब है सम, तो प्लस लगाएंगे, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे। इसी तरह करते करते सॉन कहाँ तक जाना है, हमने n तक जाना है। तो ये हमने क्या कर लिया, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया। जब फोर्स हमारे पास वेरिएबल थी तो मेरे पास क्या आया वर्क एक्सप्रेशन, I = 1 to n Fi डेल्टा DI cos θi। ओके, लास्ट लेक्चर में जब हमने वर्क कैलकुलेट किया था बाय कांस्टेंट फोर्स, तो हमने वहाँ पे एक ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इतना हमें पता है कि एरिया अंडर दी कर्व किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो गाइस हम क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ किसके दरमियान बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, F cos θ से। इसको हमने किसके अलोंग लेना है, y एक्सिस के अलोंग लेना है। फोर्स मेरे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास कर्व I है, ये मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल फोर्स की कर्व I है। मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ एरिया अंडर दी कर्व क्या है, तो मेरे पास ये जो पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट करूँगी, ये मेरे पास क्या है, एरिया अंडर दी कर्व है।
राइट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं बनी जिसका मैं फार्मूला लगा के यहाँ पे कोई ट्रायंगल होती तो हम फार्मूला लगा लेते हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, कोई रेक्टेंगल होती, कोई स्क्वायर होता तो हम फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पे एक कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनी, तो यहाँ पे हम फिर एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे। गर्ल्स गाइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस इंटरवल को, ये जो आपके पास डी इंटरवल है, इसको हम छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, कोई हम ज्योमेट्रिकल शेप बना लेंगे ताकि उनका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे रिक्टेंगल्स बना रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रिक्टेंगल्स बना लेते हैं। आपके पास ये रिक्टेंगल आ गया, सेकंड रिक्टेंगल, ये रिक्टेंगल आ गया, फिर मेरे पास थर्ड रिक्टेंगल ये आ गया, फिर हम आगे रिक्टेंगल बनाते हैं, ये रिक्टेंगल आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास ये रिक्टेंगल आ गया। अब अगर आप देखें, लेट्स सपोज आपके पास जो फर्स्ट रिक्टेंगल है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डेल्टा D1 का नाम दे देते हैं, नेक्स्ट को हम डेल्टा D2, सो ऑन डेल्टा DN, लास्ट वाले को नाम दे देते हैं, और कोई जर्नल इंटरवल, इसको हम डेल्टा DI का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट इंटरवल के अक्रॉस फोर्स है, इसको हम F1 cos θ1 कह देते हैं, जो सेकंड के अक्रॉस है उसको हम F2 cos θ2 कह देते हैं, और सो ऑन जो डेल्टा DI के अक्रॉस है, इसको हम Fi cos θi बोल सकते हैं, और nth वाले को हम कह सकते हैं कि ये Fn cos θn है। राइट, ओके। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास रिक्टेंगल्स बन गई हैं या बार्स बन गई हैं, इनका एरिया हमें कैलकुलेट करना आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी जो लेंथ है F cos θ1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा D1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका ये मेरे पास लेंथ है F1 cos θ1, और ये मेरे पास क्या है, इसकी विड्थ है डेल्टा D1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो इस रिक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और मुझे पता है कि इस रिक्टेंगल का जो एरिया होगा ये वर्क डन के इक्वल होगा अंडर दिस कर्व। ठीक है, जो हमने फोर्स लिया उस फोर्स के अंडर जो वर्क हुआ है उसके इक्वल होगा। इसी तरह हम बारी बारी सब रिक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, इन सबको सम कर लेंगे तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपने बात नोट करनी है कि जो मैंने रिक्टेंगल्स बनाई हैं, इनके अंदर कुछ पोर्शन ऐसा कर्व के अंदर इंक्लूड हो जाएगा जो असल में कर्व के नीचे नहीं है, लेकिन रिक्टेंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन कर्व के अंदर नहीं है। अगर उसे मैं ग्रीन से हाईलाइट करूं तो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो मेरी ओरिजिनल कर्व है जो रेड से बनी हुई है, इसके अंडर ये नहीं आ रहा। लेकिन जब इसका एरिया मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, मैंने रिक्टेंगल्स बनाई, तो ये रिक्टेंगल का एरिया तो है लेकिन इन कर्व्स का एरिया नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल वर्क एक्यूरेट नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमने वर्क एक्यूरेट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए गाइस, फॉर मोर एक्यूरेट वर्क, मैं दोबारा से यहाँ यही डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मेरे पास फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, जिसको हम F cos θ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेम कर्व है मेरे पास जो वेरिएबल फोर्स की वजह से कर्व आई है। ठीक है, अब मुझे एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इसका इंटरवल कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास जितना ये जो अनशेडेड रीजन मेरे पास आ रहा है ये बहुत कम हो जाए। जैसे अगर आप गौर से देखें, मैं इसके छोटे छोटे इंटरवल्स बनाती हूँ। डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए। क्यों कम कर दिए, ताकि मेरे पास एक्यूरेसी आए, मेरे पास जो अनशेडेड रीजन है वो कम से कम आए। जो मेरे पास इस यहाँ पे जो बड़े बड़े रेक्टेंगल्स थी, इनके अंदर जो मेरे पास ये मैंने ग्रीन से शेड किया है, ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास वो रीजन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो गर्ल्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास छोटी छोटी मैंने क्या बना दी हैं, रिक्टेंगल्स बना दिए हैं। ये मेरे पास छोटी छोटी क्या हैं, रिक्टेंगल्स हैं। इसी तरह हम सारी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, अब मुझे बताएं कि जो मेरे पास शेडेड रीजन है जो इस कर्व के अंदर नहीं आ रहा लेकिन इस रिक्टेंगल के अंदर आ रहा है, इसके मुकाबले में वो रीजन यहाँ पे बहुत कम हो गया है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रीजन बचा है, यहाँ पे ये रीजन बचा है, यहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा रीजन है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास मोर एक्यूरेट वर्क आया है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। जब मैंने बड़ी रिक्टेंगल्स बनाई थी तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया था इन ट्रायंगल्स की वजह से। जैसे ही मैंने डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को स्मॉल किया,
डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को मैंने क्या किया, स्मॉल किया, तो मेरे पास ये जो रीजन है, जो एक्स्ट्रा रीजन आ रहा था, ये कम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इन इंटरवल्स को इतना छोटा करना पड़ेगा, ये जो इंटरवल हैं, डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल हैं, इनको इतना छोटा करना पड़ेगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच करे। तो उसके लिए गाइस, अगर यहाँ पे मैं वर्क कैलकुलेट करूँ इन सब रेक्टेंगल्स का, तो मेरे पास टोटल वर्क क्या आएगा, इसके लिए हम एक्सप्रेशन पहले देख भी चुके हैं, ड्राइव भी कर चुके हैं। आपके पास टोटल वर्क आएगा समीशन I इज इक्वल टू 1 to n fi डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। ठीक है, हमने लेट्स सपोज किया कि मेरे पास जो इंटरवल्स हैं टोटल वो कितने इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स हैं। तो हम किसी भी एक आई इंटरवल की बात करके उसके ऊपर समीशन लगा देते हैं। ये आपके पास डेल्टा डी आई इंटरवल है और इसके अक्रॉस जो फोर्स है वो आपके पास एफ आई कॉस थीटा आई है। तो मैंने पूरे रेक्टेंगल्स को ऐड करना है, तो मैं सम लगा दूंगी I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। लेकिन मैंने कहा कि जो थोड़ा सा मेरे पास एरर आ रहा है, ये भी अगर मैं कहूँ कि ना आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इंटरवल को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच करे, बहुत कम हो जाए। फिर ये जो ये छोटा छोटा एरर है, थोड़ा थोड़ा एरर है, ये भी नहीं आएगा। तो इसके लिए गर्ल्स मुझे सिंपल इसके ऊपर क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0 समीशन I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। लिमिट हमने क्यों लगाई है, क्योंकि हम मोर एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और मोर एक्यूरेट वर्क के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा करना है कि वो 0 को अप्रोच करे। और जब मैं इतना छोटा करूँगी तो गर्ल्स फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कि रेक्टेंगल्स नहीं बल्कि एक स्मूथ कर्व है। तो मेरे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो फिर कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है।